नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। खबरदार में सबसे पहले आइए खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। पूरे देश में और विशेषकर राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण दर बहुत तेजी से बढ़ गई, इसीलिए दिल्ली में येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया। इस अलर्ट का क्या मतलब है और इसके तहत कौन कौन सी सुविधाओं पर प्रतिबंध लग जाएगा, ये आपको विस्तार से हम बताएंगे। दिल्ली की स्थिति अगर इसी तरह से बिगड़ती रही तो यहाँ रेड अलर्ट की नौबत भी आ सकती है। जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं उन्हें ये सोचकर खुश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि उनके इलाके में प्रतिबंध इससे कम है। ओमिक्रॉन कहीं भी कभी भी किसी भी समय फैल सकता है। इस समय हमारे देश में हर 4 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं। ओमिक्रॉन की संक्रमण दर बढ़ रही है, इसलिए खुद से ही संयम बरतने, सावधानी बरतने में सबसे बड़ी भलाई है। इस माहौल में विधानसभा चुनाव करवाए जाएं या नहीं, राज्यों में संक्रमण और वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, इस सब पर चुनाव आयोग मंथन कर रहा है और इसका परिणाम क्या होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन लोगों के मन में प्रश्न यही है कि अगर बच्चों की क्लास से लेकर दफ्तर तक सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है तो चुनावी रैलियों को, प्रचार को वर्चुअल क्यों नहीं किया जा सकता। वैसे हमारे देश में कोरोना से लड़ाई में मजबूत बनाने के लिए आज 2 वैक्सीन और 1 एंटीवायरल गोली को देश में मंजूरी मिल गई है। बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कोर्बेवैक्स और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोवोवैक्स को आपातकालीन इमरजेंसी के लिए DCGI की हरी झंडी मिल गई। इन वैक्सीन की शक्ति क्या है, ये कैसे काम करेंगे, कितने दिन के अंतर पर इनकी डोज दी जाएगी, इसकी पूरी जानकारी आपको खबरदार में हम देंगे। इन दोनों वैक्सीन के साथ मर्क की एंटीवायरल गोली मोलनुपिराविर को भी अप्रूवल मिल गया। इसे भारत में 13 कंपनियां बनाएंगी। इससे पहले फाइजर की एंटीवायरल गोली लॉन्च हुई थी, लेकिन भारत में उसके 5 दिन के कोर्स का खर्च 40,000 रुपए आ रहा था। तो उम्मीद है हमारे देश में बनने वाली मर्क की एंटीवायरल गोली इससे बेहद सस्ती होगी। इसके अलावा हमारे देश के करोड़ों परिवारों के बुजुर्गों और बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी जरूरी जानकारियों का बूस्टर भी हम आपको देंगे। देश में 10 जनवरी से गंभीर बीमारी वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को एडवांस में बूस्टर डोज लगनी है। पहले इसमें यह शर्त थी कि डोज लेने से पहले गंभीर बीमारी की पुष्टि करने वाला डॉक्टर का आपको पर्चा दिखाना होगा, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई। बच्चों को वैक्सीन लगवाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। याद रखिए, ओमिक्रॉन के दौर में आपके लिए सही जानकारी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे कोरोना की तीसरी लहर का खतरा हमारे देश पर, आप पर, हम पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। हमारे देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 653 हो चुकी है। सोमवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 135 केस मिले। सोमवार को ही गोवा और मणिपुर में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद अब यह वेरिएंट 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 63 ओमिक्रॉन के मरीज मिले, जो किसी भी राज्य में एक दिन में मिले ओमिक्रॉन के मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन केस की कुल संख्या 135 हो गई है। ओमिक्रॉन केस की सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है, जहां कुल केस बढ़कर 167 हो चुके हैं, जबकि 73 मामलों के साथ गुजरात तीसरे नंबर पर है। केरल में 57 केस मिल चुके हैं। ये स्थिति है बहुत ज्यादा खतरनाक। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक 186 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन चिंता की उससे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में हर 4 दिन में ओमिक्रॉन केसेस की संख्या दोगुनी हो रही है। 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस हमारे देश में मिला था। 100 केस मिलने में 15 दिन लगे, लेकिन 100 से 200 केस होने में सिर्फ 4 दिन लगे। सिर्फ 200 से 400 केस होने में 4 दिन लगे। 25 दिसंबर को ओमिक्रॉन ने 400 का आंकड़ा छुआ। 27 यानी कि 2 दिन बाद 600 हो गए। अंदाजा लगाइए कितनी तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन। तो दिल्ली में आज कोरोना की 496 नए पॉजिटिव मिले, जो 4 जून के बाद सबसे बड़ी कोरोना की संख्या है। कोरोना के इस बेहद गंभीर बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए आज केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि GRAP का येलो अलर्ट घोषित कर दिया। लेकिन क्या दिल्ली वाले इसके लिए तैयार हैं? आज तक ने इसका रियलिटी चेक किया है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक तो ओमिक्रॉन का खतरा, ऊपर से भीड़ भड़क्का। सिर्फ नाइट कर्फ्यू से बात बनती नहीं दिखी तो दिल्ली सरकार को तो येलो अलर्ट घोषित करना ही था।
अभी कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था, मतलब ये कि अगर कोरोना इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे, इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे। वो इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज बैठ के देखना ना पड़े, यार ये कर दें, ये बंद करें, ये बंद ना करें, ताकि एक साइंटिफिक तरीके से पता रहे कि भाई इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे, इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे। उसमें हमने लिखा था कि अगर 0.5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा, और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद, बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम बंद, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद। कोरोना से डरना भूल चुके दिल्ली वासियों के लिए ये अलर्ट का पहला लेवल है। कोरोना ने दिल्ली को उन्हीं पाबंदियों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इस वक्त हम कनॉट प्लेस पर मौजूद हैं और आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये सिनेमा हॉल भी येलो अलर्ट में शामिल होने की वजह से तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के हालात बिगड़ रहे हैं, उसके मद्देनजर न सिर्फ सिनेमा घर बल्कि जिम, स्पा सेंटर, योगा सेंटर को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा जो बार और रेस्टोरेंट हैं वहां पर भी 50% क्षमता के साथ ही संचालन की अनुमति दी गई है। दिल्ली में सिर्फ ओमिक्रॉन केस ही नहीं बल्कि कोरोना के केस भी बढ़ने शुरू हो चुके हैं। जून के बाद लगातार मामले घटते जा रहे थे, लेकिन पिछले 15 दिन से हर दिन मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से तो कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 0.5% से ज्यादा हो चुका है। इसलिए अब दिल्ली में ग्रैब का लेवल 1 एक्टिवेट हो चुका है। गैर जरूरी सामानों वाली सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल ऑड इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। होटल खुले रहेंगे, लेकिन होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे। सलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। दिल्ली मेट्रो और बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। दिल्ली में येलो अलर्ट की ये सारी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी हैं। येलो अलर्ट लागू होने के बाद अब दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार भी 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। उचित दूरी का ध्यान रखा जाएगा और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर लोग बैठकर लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। वहां से कुछ ही दूरी पर एक टेबल रख दी गई है ताकि एक गैप बना रहे 2 लोगों के बैठने के बीच में। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कनॉट प्लेस के इस रेस्टोरेंट और बार की। किन बातों का ध्यान आप रखेंगे कि लोगों तक संक्रमण का खतरा ना पहुंचे? सबसे पहले हमारा जो जितना भी स्टाफ है सारा वैक्सीनेटेड है। दूसरा सैनिटाइजर, और ये आप देख ही रहे हैं गैप, सोशल डिस्टेंसिंग, पूरा प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं। दिल्ली वालों को दोबारा से ये पाबंदियां इसलिए झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि लोगों ने कोरोना के डर को अपने दिलों से पूरी तरह निकाल दिया था। दिल्ली के बाजारों में उमड़ती भीड़ की तस्वीरें देखकर दिल्ली हाईकोर्ट तक को ऑर्डर देना पड़ गया। अभी 1 साल भी तो नहीं बीता था कोरोना की दूसरी लहर के तांडव को, और दिल्ली वाले सब कुछ भुला बैठे। अगर कोरोना की दूसरी लहर के सबक को याद नहीं रखा गया तो कोरोना को एक बार फिर रावण बनते देर नहीं लगेगी। जो मास्क नहीं लगाएगा, जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करेगा, वैक्सीन नहीं लगवाएगा, मैं उन्हें मार डालूंगा। मैं कोरोना का राक्षस, मैं दिल्ली में आ चुका हूँ। भीड़ भाड़ में जाने से बचे, उचित दूरी से बचे।
ये सारी कवायद इसलिए हो रही है ताकि दोबारा से बाजारों को फिर से पूरी तरह बंद करने की नौबत ना आए। घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। हमें जिम्मेदार बनना है, लेकिन डरना नहीं है। थोड़ा सा दुख होता है जब देखते हैं मार्केट के अंदर इतनी भीड़ है, मॉल के अंदर इतनी भीड़ है, तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं, और इतनी भीड़ में किसी ने मास्क नहीं पहन रखा। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? जो हम जितनी सख्तियां कर रहे हैं वो भी इसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके घर में कोरोना आए। ये वो तस्वीरें हैं जिनकी वजह से दिल्ली में कोरोना पाबंदियों का येलो अलर्ट घोषित करना पड़ा। और ये आज की तस्वीरें हैं जिसमें लापरवाही का आलम क्या है आप देख ही रहे हैं। अगर ये तस्वीर नहीं बदली तो याद रखिए, अभी तो येलो अलर्ट घोषित हुआ है, इसे रेड अलर्ट बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये तमाम पाबंदियां उस वक्त सामने आई हैं जब देश की राजधानी में संक्रमण दर तेजी से बढ़ रही है। देखना यह भी होगा कि जिस तरह से 4 अलर्ट तैयार किए गए हैं, क्या इसकी वजह से दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने में सरकार कामयाब हो पाती है या नहीं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली सरकार ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो GREP ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का हिस्सा हैं, जिसे दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद तैयार किया था। ग्रैड का उद्देश्य कोरोना की स्थिति के आधार पर प्रतिबंध लगाने और हटाने की एक स्पष्ट और वैज्ञानिक व्यवस्था बनाना था, जिसमें अलर्ट के 4 लेवल तय किए गए और उन्हें एक्टिवेट करने की स्थितियां तय की गई। जैसे पहला अलर्ट है येलो अलर्ट। यह पहला लेवल है जो तभी लगता है जब 2 दिन तक कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.5% रहे, या फिर 7 दिनों की अवधि में औसतन 1500 से ज्यादा केसेस आ जाएं, या फिर 7 दिनों तक औसतन 500 ऑक्सीजन बेड भरे रहें तो भी अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा लेवल है एम्बर अलर्ट। एम्बर का अर्थ गहरा पीला, यानी कि जब बात येलो अलर्ट से ज्यादा थोड़ी गंभीर हो जाती है। अलर्ट का यह दूसरा लेवल तब लागू होता है जब 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 1% से ज्यादा हो, या 7 दिनों में 3500 मामले आते रहें, या फिर 7 दिन में 700 ऑक्सीजन बेड भरे रहें। तीसरा लेवल ऑरेंज अलर्ट। यह अलर्ट तब लागू होता है जब अगर लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 2% रहे, या 7 दिन की अवधि में 9000 से ज्यादा मामले आ जाएं, या फिर अस्पतालों में 1000 से ज्यादा मरीज रोज भर्ती होने लगे। और चौथा खतरनाक सबसे लेवल होता है रेड अलर्ट, जो तब लागू होता है जब लगातार 2 दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 5% या उससे ज्यादा, या फिर 7 दिनों में औसत 16000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ जाएं, अस्पतालों में औसतन 3000 बेड भरे रहें। तो दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट इस समय 0.67% हो चुका है, जिसके कारण येलो अलर्ट दिल्ली में जारी कर दिया गया। लेकिन दिल्ली के दक्षिणी जिले में पॉजिटिविटी रेट 1% तक पहुंच चुका है, जो कि 1 हफ्ते पहले महज 0.41% था। यानी दिल्ली में कोरोना के केस अब ज्यादा आने लगे हैं, और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में रेड अलर्ट लागू करने की स्थिति आ जाएगी। ये बेहद खतरनाक और गंभीर है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना का येलो अलर्ट तो जारी कर दिया, लेकिन रैलियां करने वाले नेता किस अधिकार से आपको, हमें, लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की नसीहत या हिदायत दे सकते हैं? क्या कोरोना ने राजनीतिक दलों से चुनावी राज्यों में ना फैलने का वादा किया है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सारे नियमों कायदों का पाठ सिर्फ आपको, हमें, यानी कि देश की आम जनता को ही क्यों पढ़ाया जा रहा है? और क्यों चुनावी रैलियों में लाखों लोगों की भीड़ को नजरअंदाज किया जा रहा है? अगर रैलियों के कारण से चुनावी राज्यों में कोरोना की टैली बढ़ी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और वो भी तब जब कोरोना की तीसरी लहर और चुनाव एक ही समय पर आने वाले हैं। ये प्रश्न चुनाव आयोग के सामने भी खड़ा हुआ, जिसका उत्तर तलाशने के लिए चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। ये एक बेहतर कदम दिखता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक और मामला है जो तेजी से तूल पकड़ रहा है। वो मामला है चुनावी रैलियों का।
जनता पर कोरोना पाबंदियों का पुरजोर समर्थन करने वाले नेता चुनावी रैलियों पर गजब का ज्ञान बांट रहे हैं। सर मेरा सवाल है कि दिन में कोरोना होता है या रात में? तो रात को कर्फ्यू लगा, इसलिए आपने कर्फ्यू की बात की थी। दिन में सोता है? हाँ सोता ही होगा। सोता है? अभी हम कैसे करते सोता है, ये तो आप जानते हो। अभी बहुत अधिक गाइडलाइंस पर रोक नहीं आया है कि आप रैली नहीं करेंगे, रोक आ जाएगा, रैली खत्म कर देंगे। चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं टालेंगे, ये तो है ना सही। अब चुनाव आयोग क्या गाइडलाइन देता है, रैली टालता है, रैलियां बंद कर देंगे हम। ये शादी नहीं है ना, चुनाव समारोह है। अब लोग या तो गिने चुने मेहमानों के साथ शादी निपटा लें या टाल दें, ये उनके चॉइस है। लेकिन 5 राज्यों में बिना रैली के चुनाव निपटाएं या टाल दिए जाएं, ये चुनाव आयोग की चॉइस है, जिस पर फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग का लाभ लश्कर रैली प्रधान चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच चुका है। हालांकि इस कवायद का नतीजा क्या रहने वाला है, इसके संकेत सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय और चुनाव आयोग की मीटिंग में पहले ही मिल चुके हैं, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच चुनाव नहीं टालने पर आम सहमति बनती दिख रही है। वजह यह बताई गई है कि चुनावी राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति संतोषजनक है, जहां 70% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। यूपी में 83%, पंजाब में 77% और मणिपुर में 70% को पहली डोज लग चुकी है। गोवा और उत्तराखंड में तो 100% पहली डोज का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इस आधार पर चुनाव टालने का विचार चुनाव आयोग त्याग चुका है। रही बात चुनावी रैलियों की, तो उस पर चुनाव आयोग बाद में फैसला लेगा। लेकिन नेताओं से जब भी रैली पर सवाल पूछो तो चुनाव आयोग पर उनकी आस्था पीक लेवल पर पहुंच जाती है। हमने पहले पूर्व के चुनाव में आपने देखा होगा, जिला पंचायत या ग्राम प्रधान के चुनाव में हम लोगों ने वर्चुअल रैलीज करी हैं, और ये अच्छी बात है क्योंकि टेक्नोलॉजी पे अगर हम जाते हैं और अच्छा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, यही तो आदरणीय प्रधानमंत्री का संकल्प है। डिजिटल इंडिया जो है इसी को कहते हैं। तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना चूंकि अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें हैं और ये सवाल उठता है, तो जो WHO की गाइडलाइन है या भारत सरकार की जो गाइडलाइन आएगी उसके हम अनुपालन में काम करेंगे, क्योंकि हम तो तैयार हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमसे प्रोटोकॉल की उम्मीद रखी जाएगी, जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के हित में होगा, उसका पालन सर्वक्षः हर एक अक्षर से हम लोग करेंगे। वर्चुअल रैली भी उसका एक पार्ट जो भी होगा, जो भी नियम होगा, जो कानून होगा, लोगों तक पहुंचने की जो तरीका होगा, लोगों तक निश्चित जाएंगे। 100% आदमी की जान का और उनके सम्मान का, आदमी के स्वास्थ्य को कभी भी किसी भी हमारे काम से, समाजवादी पार्टी की प्रक्रिया से उसके ऊपर कभी सवाल नहीं उठेगा। आगामी चुनाव में ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव आयोग, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो भी विधि सम्मत निर्णय लेंगे, कांग्रेस पार्टी उसके पक्ष में होगी, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। माना कि लोकतंत्र में चुनाव के बिना काम नहीं चल सकता। चुनाव होने जरूरी हैं, लेकिन कोरोना के खतरे के बीच लाखों की भीड़ में रैली करना लोकतांत्रिक अधिकारों की कौन सी कैटेगरी में आता है? बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो फिर डिजिटल इंडिया के दौर में नेताओं की रैलियां ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती? चाहे प्रधानमंत्री जी की मीटिंग्स हों, चाहे अखिलेश यादव की मीटिंग हो, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की जो मीटिंगें हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि उसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है और ना कोरोना से बचने का कहीं कोई हिसाब किताब दिखाई दे रहा है। ये मुझे लगता है कि पार्टीज तैयार नहीं होंगी, क्योंकि उनका वो नहीं जनता तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे वर्चुअल मीटिंग के जरिए। तो चुनाव आयोग को तो कुछ इस तरह का लेके आना चाहिए कि चुनाव भी हो और कोरोना से बचाव भी हो, दोनों चीज़ें हों, और तभी चुनाव संभव हो पाएगा। नेताओं को रैलियां करना क्यों पसंद है, ये तो समझ में आता है, लेकिन कोरोना के खतरे के बावजूद लोगों को रैली में जाना क्यों पसंद है, ये समझना मुश्किल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट भले ही चुनावी रैलियों पर सवाल उठा चुका है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों की रैलियों की टैली बढ़ती जा रही है। कोई मोटरसाइकिल यात्रा निकाल रहा है, कोई ट्रैक्टर रैली कर रहा है, और भीड़ है कि भागी चली आ रही है, अपने प्रिय नेता की रैली में चार चांद लगा रही है।
में क्यों जा रहे हैं? अरे खुशी में जा रहे हैं। आज हम लोग त्योहार मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश वाजपेयी, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष कानपुर दक्षिण। तो मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी कर रहा है। इसीलिए खुद हैं आप लोग। सारा सम्मान किसानों को मोदी जी के द्वारा ही मिल रहा है। मोदी का स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। कानपुर की धरती में रैलियों में नेताओं से ज्यादा उत्साह तो भीड़ में शामिल लोगों में देखने को मिल रहा है, जहां ना कोरोना का खौफ है, न कोरोना गाइडलाइंस जैसी कोई चीज। इससे तो एक ही चीज समझ में आती है कि ना तो ये रैलियां रुकेंगी और ना ये भीड़। शायद लोग भी मान चुके हैं कि शादी में तो जा नहीं पाएंगे, रैली में ही चले जाएं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। चुनावी रैलियां कैसे सुपर स्प्रेडर इवेंट सिद्ध हो सकती हैं, ये बंगाल चुनाव में सिद्ध हो चुका है। और अब एक बार फिर से रैलियों की आड़ में कोरोना वायरस तीसरी लहर का अवसर खोज रहा है। लेकिन तमाम खतरे एक तरफ और चुनावी रैलियां एक तरफ। वैसे रैलियां टलें या न टलें, सिनेमाघरों में फिल्मों की रिलीज टलनी शुरू हो गई है। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी की रिलीज कैंसिल कर दी गई। इसे 31 दिसंबर को रिलीज किया जाना था। खबर है कि 21 जनवरी 2022 को रिलीज होने जा रही यशराज बैनर की फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज डेट भी आगे बढ़ सकती है। और ये सही भी है, क्योंकि सिनेमा हॉल में कोरोना फैलने का बहुत बड़ा खतरा होता है। हालांकि चुनावी रैलियां खतरनाक हैं या नहीं, इस पर अब भी मंथन चल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच आज देश को 3 अच्छी हमें खबर भी मिली। ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 नई वैक्सीन और एक एंटीवायरल दवा की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिन 2 वैक्सीन को मान्यता दी है उनमें पहली है कॉर्बोवैक्स और दूसरी है कोवोवैक्स। इसके अलावा तीसरी दवा एक एंटीवायरल गोली है जिसका नाम है मोलनुपिराविर। इसे दूसरी गोलियों या कैप्सूल की तरह पानी के साथ लिया जा सकता है। इस तरह हमारे देश में अब तक कोरोना की 8 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा रूस की स्पुतनिक वी, अमेरिका की फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन को भी इमरजेंसी के लिए अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन फिलहाल ये उपलब्ध नहीं है हमारे देश में। इसके अलावा जायडस कैडिला की वैक्सीन को भी मान्यता मिल चुकी है और अब कॉर्बोवैक्स और कोवैक्स भी हमारे देश में आ चुकी है। तो इसके बाद कोरोना की लड़ाई कुछ आसान होने वाली है, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना की लड़ाई में अब देश को ये 3 नए योद्धा मिल चुके हैं। इनमें 2 वैक्सीन हैं, जिसमें पहली वैक्सीन का नाम है कोर्बीवैक्स, जो आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसे हैदराबाद की दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई ने तैयार किया है। और दूसरी वैक्सीन का नाम है कोवोवैक्स, जो नैनो पार्टिकल तकनीक से तैयार वैक्सीन है। इसे अमेरिका की नोवावैक्स और कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर तैयार किया है। और कोरोना से लड़ने वाली तीसरी दवा है मोलनुपिराविर, जो एक ओरल पिल्स यानी पानी से ली जाने वाली एंटीवायरल दवा है। अब ये 3 दवाइयां कोरोना की लड़ाई में अपनी अपनी भूमिका निभाने वाली हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पिछले कई महीनों से नई वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था। बीच बीच में नई वैक्सीन की ट्रायल रिपोर्ट की खबरें भी मिल रही थी, लेकिन आज ये साफ हो गया कि देश को नई वैक्सीन मिलने जा रही है। इनमें सबसे पहले बात कोर्बीवैक्स की। ये देश में इस्तेमाल की जाने वाली पहली प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन हो सकती है, यानी इसे बनाने के लिए कोरोना वायरस पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन के चुनिंदा अंशों का इस्तेमाल किया गया है। कोरोना वायरस में मौजूद स्पाइक प्रोटीन ही वायरस को किसी इंसान के शरीर में मौजूद कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। वायरस इसके बाद शरीर में संक्रमण बढ़ाता है और बीमारी पैदा कर देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब कोरोना वायरस के इस स्पाइक प्रोटीन को लैब में बदलाव करके वैक्सीन के साथ इंसान के शरीर में डाला जाता है, तो ये एक असरदार इम्यून सिस्टम तैयार करता है। इम्यून सिस्टम वायरस को फैलने में मदद करने वाले स्पाइक प्रोटीन को पहचान लेता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है, जिससे वायरस को फैलाने वाले प्रोटीन का असर कम या खत्म कर देता है। इससे मरीज गंभीर स्थिति में पहुंचने से बच जाता है।
कोर्बीवैक्स वैक्सीन के असर को देखते हुए भारत सरकार ने इस वैक्सीन के 30 करोड़ डोज का ऑर्डर 1500 करोड़ रुपए में इस साल अप्रैल में ही दिया था। इस हिसाब से वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब 500 रुपए हो सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी रखा जा सकता है, जिससे इसे भारत के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना आसान होगा। कोर्बीवैक्स भारत में 100% टीकाकरण के बूस्टर डोज की जरूरतों को पूरा करने में अहम साबित होगी। तीसरी वैक्सीन है जो कि इंडिया में डेवलप हुई है। बायो ई नाम से कंपनी है हैदराबाद बेस्ड, जिसने ये दवा वैक्सीन डेवलप की है कोर्बीवैक्स नाम से। इसने पार्टनरशिप की थी बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ह्यूस्टन यूनाइटेड स्टेट्स और एक अमेरिकन कंपनी डायनावैक्स टेक्नोलॉजीज के नाम से इन दोनों के साथ पार्टनरशिप में डेवलप की गई है वैक्सीन। ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। प्रोटीन सब यूनिट का मतलब इसमें एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी आरबीडी जो है स्पाइक प्रोटीन का, उसका एक वर्जन होता है। ठीक इसी तरह कोरोना की नई दूसरी वैक्सीन कोवोवैक्स है, जिसे कोरोना वायरस में एक जीन को बदलकर बनाई गई है। जीन बदलने के बाद इसे बॉकिलो वायरस कहा जाता है। ये बॉकिलो वायरस जब किसी संक्रमित सेल या कोशिका में जाता है तो स्पाइक प्रोटीन पैदा करता है। ये स्पाइक प्रोटीन आपस में मिलकर स्पाइक बनाते हैं। इस तरह का स्पाइक प्रोटीन नैनो पार्टिकल यानी बहुत सूक्ष्म रूप से जमा हो जाता है और शरीर में एंटीबॉडी पैदा करता है, जो वायरस को निष्क्रिय बना देती है। ये 2 डोज वाली वैक्सीन है और 2 डोज का अंतर 21 दिन है। कोरोना की लड़ाई में तीसरी दवा का नाम है मोल्नुपिराविर। ये दवा एक प्रोटीन इनहिबिटर यानी प्रोटीन अवरोधक है, जो कोरोना वायरस के ऊपरी हिस्सों पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर देती है। इसके अलावा ये गोली शरीर की कोशिकाओं में वायरस के फैलाव को रोकने का काम करती है, जिससे मरीज गंभीर स्थिति में पहुंचने से बच जाता है। अब तक की रिसर्च से ये बात सामने आई है, ये दवा मौत के खतरे को करीब 50% कम कर देती है। इसके अलावा ये गोली कोविड के हर वेरिएंट के खिलाफ कारगर होगी। लेकिन इस दवा को लेने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसे कोरोना के लक्षणों की शुरुआत के तुरंत बाद 5 दिनों तक हर 12 घंटे में लेना होगा। क्योंकि इसकी रिसर्च में कैंसर के चांसेस दिखे थे यूनिवर्सिटी के टाइम, तो प्लीज ध्यान रखें कि प्रेग्नेंट लेडीज इसको ना खाएं, ना ही जो दूध पिला रही हो अपने बच्चों को, ना ही 18 साल से कम बच्चों को ये दवाई देनी चाहिए। बट एक अच्छा तरीका है घर पर ही कोविड की ट्रीटमेंट लेने का, क्योंकि ये सीरियस डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को 30% से भी ज्यादा कम कर देती है। मोल्नुपिराविर फाइजर कंपनी की पैक्सलोविड की तरह एंटीवायरल ड्रग है और पैक्सलोविड की कीमत करीब 40,000 रुपए है। लेकिन भारत में मोल्नुपिराविर दवा को देश की 13 कंपनियां बनाएंगी, जिससे इसकी कीमत कम होने की उम्मीद है। मर्क की यह दवाई है और ये बहुत नई दवाई नहीं है, काफी पहले से ये डेवलपमेंट में है। एमरी यूनिवर्सिटी यूएसए में सबसे पहले डेवलप होनी शुरू हुई, पर काफी कंसर्न्स आए इसके लिए एंटीवायरल ड्रग के रूप में कि टेरेक्टोजेनिसिटी यानी कैंसर कर सकती थी ये कुछ रिजल्ट्स में, तो इसको छोड़ दिया गया। लेकिन कोरोना के टाइम में फिर दोबारा से डेवलप हुई और इस पर दोबारा ध्यान दिया और WHO ने फिर इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया। विदेशों में इसका कॉस्ट करीब $700 यानी 30,000 रुपए पर कोर्स है। 200 मिलीग्राम की गोली सुबह शाम खानी होती है इसमें। पर भारत में जो कंपनीज बना रही हैं, उम्मीद है 3,000 से 4,500 रुपए पर डोज में ये दवाई हमें मिल जाएगी। कुल मिलाकर कोरोना की लड़ाई में देश को 3 नई दवा मिल चुकी है, जो आने वाले समय में वायरस को कमजोर बनाने वाली साबित होगी। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने से माता पिता उत्साहित हैं, लेकिन कुछ माता पिता की ये चिंता है कि वैक्सीन के बाद किस तरह के साइड इफेक्ट्स का खतरा उनके बच्चों को हो सकता है। जिन बच्चों को पहले कोरोना हो चुका है, क्या उन्हें भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की जरूरत है? ऐसे विभिन्न सवाल हैं जो आज देश भर के करोड़ों माता पिता जानना चाहते हैं और इसीलिए आज हमने कई एक्सपर्ट से बात की, जानकारियों का बूस्टर आपके लिए तैयार किया। इसमें आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देखिए, अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं, यानी कि वही हैं जैसे एडल्ट्स में होते हैं, कोई ऐसे अलग साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। हल्का सा फीवर आ जाएगा, कोई बॉडी एक हो जाएगी, थोड़ा सा रैश आ सकता है, इंजेक्शन साइट पे थोड़ा सी इचिंग हो सकती है, पर ये तो हर वैक्सीन के बाद भी हमारे को हो सकता है और हम बाकी वैक्सीन ही लगाते क्या। तो प्लीज ज्यादा साइड इफेक्ट्स की कोई ऐसी बात नहीं है, वैक्सीनेशन लगाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही हम बचा सकते हैं। और हाँ,
अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है प्रीवियसली, तो अगर टाइम हो गया, उनको 2-3 महीने हो गए, 3 मंथ्स हो गए, तो अब उनको भी वैक्सीन लगा सकते हैं। क्योंकि जिसको हम टी सेल और मेमोरी सेल्स की बात करते हैं कि अगर पहले बार वैक्सीन एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो इस सारी उम्र के लिए हम उनसे नहीं इम्यून रह सकते। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है, और कई बार हमारे को एक मेमोरी सेल्स होते हैं जिनको हमको एक्टिवेट करना पड़ता है कि यस वी वांट टू गेट टोटली इम्यूनिटी हमारे को इस बीमारी से मिल जाए। ऐसा नहीं है कि कौन से बच्चे को नहीं लगानी चाहिए, हर बच्चे को लगा सकते हैं हम वैक्सीन। हाँ, ये जरूर है कि उस टाइम पे जैसे मैंने बताया, एक तो फीवर नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात जो आपने पूछी कि क्या ओमिक्रॉन का ज्यादा चांसेस है बच्चे को होने को, देखो ये नहीं कह सकते कि ओमिक्रॉन ही ज्यादा होगा, डेल्टा भी हो सकता था, ओमिक्रॉन भी हो सकता था, लेकिन अभी तक जो स्टडीज बताई है कि ओमिक्रॉन यंगर पॉपुलेशन को जल्दी ज्यादा इन्फेक्ट किया है। जैसे साउथ अफ्रीकन जहां से शुरू हुआ था वहां की भी स्टडी आई थी, तो ज्यादा बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है। अब क्या है, क्योंकि बड़े सब वैक्सीनेट हो चुके हैं मोस्ट ऑफ देम, हमने काफी हद तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा अच्छा चल रहा है, तो बच्चे हैं जो उनको वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो कम से कम उनको भी अगर हम वैक्सीनेट कर लेंगे तो उनके भी चांसेस टू गेट एन इन्फेक्शन विल बी वेरी लेस, बहुत कम हो जाएंगे चांसेस। और अगर कहीं हो भी गया इन्फेक्शन तो सीवियर फॉर्म नहीं होगा। वैक्सीन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, या तो वो होगा नहीं, इन्फेक्शन हुआ तो सीवियर फॉर्म नहीं होगा। डेफिनेटली कोविड वैक्सीनेशन बच्चों को भी लेना बहुत ज़रूरी है। हर पेरेंट्स का और पीडियाट्रिशियन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को एनकरेज करो और कोविड वैक्सीन लेने के लिए कहो एज सुन एज गवर्नमेंट डिसाइड करती है बच्चों को देने के लिए। डेफिनेटली हर एज ग्रुप में देना चाहिए, लेकिन ऑलवेज ऐसा रहता है वैक्सीन कभी स्टार्ट करते हैं 12 से 18 साल के बीच में बच्चों को पहला दिया जाएगा, बाद में 6 से 12 साल तक, फिर अंडर 5, लास्ट में फर्स्ट 1 ईयर वालों बच्चों को कवर करता है। बहुत से पेरेंट्स का यही विचार रहता है कि ये कोविड वैक्सीनेशन में साइड इफ़ेक्ट्स भी रहता है। साइड इफ़ेक्ट्स हार्डली थोड़ा सा रहता है, थोड़ी सी बॉडी पेन्स एंड हेडेक एंड फीवर, एक दिन में वो अपने आप चले भी जाता है। और तीसरी बात ये रहती है कि ये कोविड वैक्सीनेशन इन्फेक्शन के बाद भी लेना ज़रूरी है। यस, इन्फेक्शन आके जाने के बाद हम लोग 3 महीना रुक के इसका वैक्सीन ले सकते हैं। और तीसरी बात ये भी है कि ये वैक्सीन हम लोग जब लेते हैं तब उसको सर्दी बुखार रहेगा तो दे सकते हैं, क्वेश्चन आके सर्दी खांसी बुखार जाने के बाद ले सकते हैं, रुक के ले सकते हैं, वो टाइम में लेना ज़रूरी नहीं है। और खबरदार के आखिरी हिस्से में आपको पंचायत आज तक में उत्तराखंड वाली चुनावी बहस की हाइलाइट्स आइए दिखा देते हैं। कांग्रेस के अंदर तो आप जानते हैं, कांग्रेस तो विशुद्ध रूप से शाकाहारी पार्टी है। यहाँ कुछ अलग अलग तरीके के फूल मिल सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत, कोई फूल कटीला फूल भी हो सकता है, लेकिन फूल ही मिल सकते हैं। यहाँ मगरमच्छ से थोड़ी मिल सकते हैं। भाजपा जो है विशुद्ध रूप से मांसाहारी पार्टी है, बाहर से कुछ भी कहती रहे जो है, तो मगरमच्छ तो उनका शौक है, ये कांग्रेस का शौक नहीं है। हम तो राजनीति के अंदर कांग्रेस गांधी की पार्टी है जो हे राम में विश्वास करती है, गोली मारने वाले के लिए कहती है कि भगवान ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, न क्षमा करिए। तो कांग्रेस के स्वभाव में वो गांधीत्व तो भरा हुआ है, तो इसलिए हमारे मगरमच्छ आदि जो है एक अननोन कमोडिटी है। हाँ, फूल, पुष्प, सुगंध, ये सब चीज़ें कांग्रेस के स्वभाव में, हम उसको बिखेरते रहे। और कुछ आपने देखा ना, मोदी जी के बनने के बाद सारे इतिहास बदल गए। नहीं, राजस्थान वाला नहीं बदल पाया, सारे इतिहास बदल गए और सब बदले। देखिए, आसाम में कभी सरकार भाजपा की नहीं बनती थी, हरियाणा में कभी सरकार भाजपा की नहीं बनती थी। जिन राज्यों में भी भाजपा की सरकार नहीं बनती थी वहाँ भाजपा की दोबारा सरकार बनी है। और मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में भी ये मिथक टूटेगा और इस बार भाजपा की सरकार पहले से ज़्यादा बहुमत से बनेगी। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।